आज हम आगे स्टडी करने वाले हैं अपना एलएलपी में। तो एलएलपी में हमने अभी तक देखा था, हमने उसका ओवरव्यू देख लिया, ठीक है। एंड हमने उसका देख लिया सेक्शन 1 सेक्शन 2 देखा था, शॉर्ट टाइटल एंड सेक्शन 2 डेफिनेशंस देखी थी, एंड डेसिग्नेटेड पार्टनर देखा था, एंड फिलिंग रिक्वायरमेंट देखी थी, एंड डिस्क्वालिफाइड टू बिकम डेसिग्नेटेड पार्टनर देखा था, एंड वैकेंसी देखा था। यहाँ तक आई होप सभी ने देख लिया है। क्लियर? यहाँ तक सभी का क्लियर हो गया होगा आई थिंक। ओके, सो आज हम इससे आगे स्टडी करने वाले हैं, इससे आगे बढ़ने वाले हैं, देखने वाले हैं। आज हम देखेंगे, तो आज हमारा सबसे पहला जो टॉपिक होगा लैब, हमने डेसिग्नेटेड पार्टनर तक पढ़ा था, ठीक है, कि डेसिग्नेटेड पार्टनर क्या होते हैं और कौन डेसिग्नेटेड पार्टनर बन सकता है, कौन नहीं बन सकता है। तो हमने ये सब स्टडी किया था, ये सब पढ़ा था, ठीक है। तो आज हम देखने वाले हैं कि डेसिग्नेटेड पार्टनर्स की लाइबिलिटीज क्या होती है गाइस। डेसिग्नेटेड पार्टनर्स की लाइबिलिटीज क्या होती है, तो हमारी लाइबिलिटीज कहाँ पे दी होंगी? सेक्शन नंबर 8। तो ओपन करते हैं अपना सेक्शन नंबर 8 सेकंड, ये रहा सेक्शन नंबर 8। जस्ट अ सेकंड, ओपन सेक्शन नंबर 8 कहाँ गया? डिस्क्वालिफाइड नहीं है, रूल नंबर 9 सेक्शन नंबर 8, ये रहा लाइबिलिटीज ऑफ डेसिग्नेटेड पार्टनर्स की। डेसिग्नेटेड पार्टनर्स की लाइबिलिटीज क्या होंगी, ठीक है। तो देखो, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था कि लाइबिलिटी डेसिग्नेटेड पार्टनर्स क्या होते हैं। डेसिग्नेटेड पार्टनर्स को हम बोल सकते हैं एज अ डायरेक्टर, जैसे कंपनी में डायरेक्टर्स होते हैं, सेम वर्क सेम काम यहाँ पे क्या करते हैं डेसिग्नेटेड पार्टनर। बस क्या है, प्रोनाउंसिएशन चेंज किया गया, नाम चेंज किया गया, अदरवाइज वर्क ड्यूटीज लाइबिलिटीज ऑलमोस्ट सभी सेम है, एज द सेम ऑफ द डायरेक्टर, ठीक है। तो हमने देखा था कि मिनिमम टू, एक एलएलपी में मिनिमम 2 डेसिग्नेटेड पार्टनर्स होने चाहिए थे। वन शुड बी रेजिडेंट इन इंडिया, एंड हमारा डेसिग्नेटेड पार्टनर जो बॉडी कॉर्पोरेट या इंडिविजुअल भी हो सकता है, ठीक है गाइस। एंड एग्रीमेंट में अगर एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट आपने मेंशन किया है डेसिग्नेटेड पार्टनर, सो दैट्स वेरी गुड। अदरवाइज नहीं किया तो उस केस में सारे पार्टनर्स क्या होंगे, डेसिग्नेटेड पार्टनर्स माने जाएंगे, ठीक है। और अगर वैकेंसी खाली होती है, डेसिग्नेटेड पार्टनर की वैकेंसी आती है, तो आपको विद इन 30 डेज आपको फुलफिल करना होगा डेसिग्नेटेड पार्टनर की। अदरवाइज आप नहीं फुलफिल करते हो तो ऑल पार्टनर डीम्ड टू बी डेसिग्नेटेड पार्टनर। क्या गाइस, ऑल पार्टनर्स डीम्ड टू बी डेसिग्नेटेड पार्टनर। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था। देखिए यहाँ पे जैसे गाइस दिया था वैकेंसी, हमने वैकेंसी हम लोग पढ़ चुके हैं। वैकेंसी हम लोग पढ़ चुके हैं कि वैकेंसी हमें फुलफिल करनी कितने दिनों में करनी है, विद इन 30 डेज में फुलफिल करनी है, ठीक है। तो आज हम देखने वाले हैं कि एलएलपी में डेसिग्नेटेड पार्टनर्स की लायबिलिटीज क्या होती है, ठीक है। लायबिलिटीज क्या होती है, सबसे पहले हम देखिए देखिए बात करते हैं। डेसिग्नेटेड पार्टनर्स प्रोवाइड द लायबिलिटी ऑफ डेसिग्नेटेड पार्टनर। इट प्रोवाइड्स द अनलेस एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड अदरवाइज इन दिस एक्ट अ डेसिग्नेटेड पार्टनर्स responsible for the doing of all acts, matters and things as are required to be done by the LLP in respect of compliance of the provision of the act, including filing on any document, return, statement, report under this act and as specified in the agreement, ठीक है, and liable to all penalties imposed on the LLP for any contravention of those provision। तो देखिए कहने का मतलब है कि जितने, देखो डायरेक्टर बेसिकली, डायरेक्टर अगर कंपनी में बात करते हैं, डायरेक्टर का काम क्या होता है। देखिए सब पहली चीज, सभी रिटर्न्स को फाइल करना, सभी स्टेटमेंट्स को चेकआउट करना, रिपोर्ट्स सबमिट करना, रिपोर्ट्स को चेक करना, मतलब जितना भी मतलब टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम होता है वो कौन करता है, डायरेक्टर करता है। लाइक आपका डॉक्यूमेंटेशन करना, रिटर्न फाइल करना, रिटर्न फाइल करना, स्टेटमेंट रिपोर्ट्स रेडी करना, ठीक है। और भी कई ऐसे काम होते हैं जो कि एग्री एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट हम स्पेसिफाई करते हैं, तो वो कौन करता है, वो करता है आपका डायरेक्टर, वहां पे कंपनी है। बट यहाँ पे कौन है, डेसिग्नेटेड पार्टनर। तो यहाँ पे कौन करने वाला है गाइस काम, सारा काम डेसिग्नेटेड पार्टनर देखने वाला। तो डेसिग्नेटेड पार्टनर का भी सेम वही काम है कि उसको डॉक्यूमेंटेशन करना है। देखिए उसको डॉक्यूमेंट देखना है, एनी फिलिंग एनी डॉक्यूमेंट, अगर एलएलपी कोई डॉक्यूमेंट फिलअप करना है वो करना है, रिटर्न फाइल करना, स्टेटमेंट रिपोर्ट अंडर दिस एक्ट, ठीक है, ठीक है। और अगर इन इन डॉक्यूमेंट्स की वजह से इस किसी रिटर्न की वजह से अगर कोई चीज लॉस होता है तो उसकी पेनल्टी भी किसको बेयर करनी पड़ेगी, डेसिग्नेटेड पार्टनर्स को। किसको, डेसिग्नेटेड पार्टनर्स को, ठीक है गाइज। तो अगर आप लिखना चाहें तो ये आप लिख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं, अदरवाइज आपके मॉड्यूल में दिया है, ठीक है। तो लिखने की वैसे कोई जरूरत नहीं, बाकी आप वैसे ही बुक में मिल जाएगा, बुक से ही रीड करा रहा हूँ आज, तो बुक से ही देख लीजिए, ठीक है।
आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि सेक्शन 8, फिर से बार रिपीट करते हैं, सेक्शन 8 प्रोवाइड्स द लायबिलिटी ऑफ डेसिग्नेटेड पार्टनर, इट प्रोवाइड्स दैट अनलेस एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड अदरवाइज इन दिस एक्ट अ डेसिग्नेटेड पार्टनर शैल बी, मतलब जो भी इस सेक्शन में दिया गया प्रोवाइडेड है वो अगर उसके अदर भी कोई है लाइक टॉप लेवल का, तो वो भी क्या होगा, इसी के अंडर आएगा। लाइक देखिए जैसे जितने प्रोविजंस लाइक इंक्लूडिंग फाइलिंग ऑफ एनी डॉक्यूमेंट, मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट का फाइलिंग करना है, रिटर्न फाइल करना है, स्टेटमेंट चेक करनी है, स्टेटमेंट बनानी है, रिपोर्ट्स फाइल करनी है, जो जितना भी काम है वो सब कौन करेगा, डेसिग्नेटेड पार्टनर करेगा। किसकी लायबिलिटी है, डेसिग्नेटेड पार्टनर की। और स्पेसिफाइड इन दिस एग्रीमेंट, मतलब इन द एग्रीमेंट, अगर जिस टाइम आपने एग्रीमेंट किया उस टाइम कोई वर्क आपने स्पेसिफाइड उसमें इंक्लूड किया, लिखते मतलब एग्रीमेंट में आपने क्लियर लिख रखा है कि नहीं ये काम क्या कहते हैं डेसिग्नेटेड पार्टनर का है, तो वो भी काम, वो काम जो होगा वो भी डेसिग्नेटेड पार्टनर को ही करना पड़ेगा। और जो काम डेसिग्नेटेड पार्टनर को करना है, अगर वो ऐसा नहीं करता है तो लाइबल टू ऑल पेनल्टीज इम्पोज्ड ऑन द एलएलपी फॉर एनी कॉन्ट्रावेंशन ऑफ दोस प्रोविजन। इन प्रोविजन की वजह से, अगर इन प्रोविजन का कॉन्ट्रावेंशन होता मतलब नहीं होता है उसका, कॉन्ट्रावेंशन मींस कि आप अगर उसको पूरा नहीं करते हो, तोड़ते हो वादे को, तो जो भी उसके वजह से जो लॉसेस होगी, जो भी पेनल्टीज आएंगी, वो कौन बेयर करेगा, वो आपका डेसिग्नेटेड पार्टनर बेयर करेगा। कौन बेयर करेगा, इस डेसिग्नेटेड पार्टनर उसको बेयर करेगा। ठीक है, क्लियर, कोई डाउट नहीं? ओके ओके, सो आगे बढ़ते हैं। हमारा वैकेंसी हो गया था, हमने उस दिन पढ़ लिया था कि वैकेंसीज क्या होती है। 30 अगर वैकेंसी है, किसी डेस्टिनेटेड पार्टनर की वैकेंसी होगी तो आपको विद इन 30 डेज आपको फुलफिल करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो और उस केस में ईच पार्टनर शैल बी डीम्ड टू अ डेसिग्नेटेड पार्टनर। ठीक है गाइस, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा सभी को? ठीक है, अब बात करते हैं हम अपना नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन नंबर 10। सेक्शन नंबर 10 क्या कहता है हमारा, पनिशमेंट यानी कि पेनाल्टीज। क्या गाइस, पेनाल्टीज, क्योंकि पेनाल्टीज पड़ती ही हैं, होती ही हैं। पेनाल्टीज क्या पड़ेंगी, देखिए पेनल्टीज कब पड़ेंगी। सबसे बड़ी बात तो पेनल्टीज तब पड़ती है जब किसी चीज, आप किसी भी सेक्शन का या किसी भी रूल का कॉन्ट्रावेंशन करते हो। क्या करते हो, कॉन्ट्रावेंशन। कॉन्ट्रावेंशन मीन्स कि किसी उसका उल्लंघन, हिंदी बात होती है उल्लंघन करना। ठीक है, तो मतलब किसी उसका कॉन्ट्रावेंशन करते हो, ठीक है, तब आपके ऊपर पेनल्टीज पड़ती है। और जो पेनल्टीज में पड़ने वाली है, किस कौन कौन से एक्ट के अंदर पड़ने वाली है, तो देखिए सबसे पहले हम पहले देखेंगे कौन कौन से एक्ट है। तो कॉन्ट्रावेंशन, तो सेक्शन 10 टू प्रोवाइड द एलएलपी कॉन्ट्रावेंशन, सेक्शन 7 सबसेक्शन 4 एंड सेक्शन 5, सेक्शन 8 और सेक्शन 9 ऑफ द एलएलपी, एवरी पार्टनर शैल बी पनिशेबल। ठीक है, तो मतलब जितने भी आपके हैं सेक्शन, सेक्शन 7, सेक्शन 8, सेक्शन 9 एंड सेक्शन, बस 9 तक ही है, आगे नहीं है, मैं तो कंफ्यूज कर रहा था। सेक्शन 7, 4, सेक्शन 4, 5, 8 और 9। ठीक है गाइस, यहाँ तक सेक्शन, अगर इन सेक्शन में कोई भी कॉन्ट्रावेंशन होता है तो उसके लिए आपको पेनल्टीज पड़ेगी। ठीक है, तो पेनल्टीज क्या पड़ेंगी, ठीक है, पेनल्टीज क्या पड़ेंगी अगर आप सेक्शन 7 और सबसेक्शन 1 में करते हो। सेक्शन 7 और सबसेक्शन 1 में, ऊपर जो दिया हुआ है सेक्शन 7 और सबसेक्शन 1, चलो पहले नीचे वाले की बात करते हैं। अगर सेक्शन 7 सबसेक्शन 4 और 5 और 8 और 9 में करते हो, ठीक है, तो आपको पेनल्टीज पड़ेंगी 10,000, 10,000 टू बी एक्सटेंडेड 1 लाख, मतलब 10,000 से लेकर 1 लाख की आपको पेनल्टी पड़ेगी अगर आप कॉन्ट्रावेंशन करते हो सेक्शन 7, सबसेक्शन 4, सेक्शन 5, 8 और 9 का। ठीक है, क्लियर। और अगर आप करते हो कॉन्ट्रावेंशन सेक्शन 7 का, किसका, सेक्शन 7 का कॉन्ट्रावेंशन करते हो, सेक्शन 7 का, तो आपको पड़ेगा कितना, 10,000 से लेकर 5 लाख तक। कितना, 10 लाख से लेकर 10,000 से लेकर 5 लाख तक। अब अगर, अब बात करो सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 है क्या, गाइस डेसिग्नेटेड पार्टनर। अगर आप डीपी नहीं रखते हो, डीपी है कोई सा कॉन्ट्रावेंशन किया, कोई उल्लंघन किया, डीपी ने डेसिग्नेटेड पार्टनर ने डेसिग्नेटेड पार्टनर नहीं रखा और रखा वो मतलब आपका फ्रॉड निकला, ठीक है, तो उस केस में आपको कितना, 10,000 से लेकर 5 लाख रुपए तक का आपको पेनल्टी पड़ेगा। किसको, डीपी को, अगर कोई डेसिग्नेटेड पार्टनर को, अगर सपोज कोई, पहली चीज तो एलएलपी को। दूसरी बात की अगर सपोज आप डेसिग्नेटेड पार्टनर हो और डेसिग्नेटेड पार्टनर ने किसी भी रूल का, जो इसमें रूल्स दिए हुए हैं कि वो सपोज को रेसिडेंट इन इंडिया होना चाहिए था, ठीक है गाइस, उसको एक दो डेसिग्नेटेड पार्टनर में से एक रेसिडेंट इन इंडिया होना चाहिए, बट उन्होंने झूठ बोला, कॉन्ट्रावेंशन किया उन्होंने, मतलब उन दोनों में से एक भी रेसिडेंट नहीं है इंडिया का, और उसने गवर्नमेंट के सामने मतलब बोल दिया कि नहीं हाँ मैं, दोनों ही हमारे दोनों पार्टनर ही हमारे रेसिडेंट इंडिया है, तो क्या कॉन्ट्रावेंशन हुआ ना। तो उस केस में क्या होगा, जो डेसिग्नेटेड पार्टनर होगा उसको 10,000 से लेकर 5 लाख तक का फाइन यानी कि पनिशमेंट पेनल्टीज पड़ सकती है। कितने तक का, 10,000 टू 5 लाख। ठीक है, उसी तरह से सेम थिंग अगर सेक्शन, अगर वो कॉन्ट्रावेंशन करता है प्रोविजन ऑफ सेक्शन 7 सबसेक्शन 4, ठीक है, सेक्शन 5, सेक्शन 8 और सेक्शन 9 का। ठीक है, सेक्शन 9 मतलब कि वैकेंसी, अगर वैकेंसी फुलफिल किया और उसमें भी कोई फ्रॉडुलेंट आ गया, फ्रॉड आ गया, या उसने फुलफिल नहीं किया,
तो उस केस में क्या होगा, 10,000 से लेकर 1 लाख तक का पड़ सकता है, ठीक है। और इसी तरह सेक्शन 8 की बात करते हो, सेक्शन 8 हमारा क्या है, लाइबिलिटी, जो उसकी लाइबिलिटीज थी, ठीक है, लाइक उसका डॉक्यूमेंटेशन करना उसका काम था, रिटर्न फिलअप करना उसका काम था। तो क्या लिखा है, जो भी पेनल्टीज होंगी कौन इम्पोज करेगा, डीपी करेगा, यानी डेसिग्नेटेड पार्टनर। तो उसको क्या पेनल्टीज पड़ सकती है गाइज, वो 10,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक की पेनल्टीज पड़ सकती है। क्या पड़ सकती, कौन कौन, 10,000 to 1 lakh in section 7 subsection 4 section 5 section 8 and section 9, and 10,000 to 5 lakh section 7 subsection 1। ओके, क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट नहीं, ओके, ठीक है, ठीक है, चलते हैं आगे बढ़े। ओके, ये तो हो गया। अब चलते हैं, अब एक बार बात करते हैं सेक्शन 5। सेक्शन 5 हमारा क्या कहता है, सेक्शन 5, सेक्शन 5, सेक्शन 5, सेक्शन 5 क्या कहता है, हु मे बी पार्टनर्स, हु मे बी पार्टनर्स इन एलएलपी। मतलब अभी तक हमने पढ़ा था कि एलएलपी में डेसिग्नेटेड पार्टनर्स कौन कौन से हो सकते हैं, ठीक है। अब डेसिग्नेटेड पार्टनर का तो पार्ट क्लियर हो गया, ठीक है, कि डेसिग्नेटेड पार्टनर कोई भी हो सकता है, वो इंडिविजुअल और अपना बॉडी कॉर्पोरेट भी। बट अब हमें देखना है कि एलएलपी में पार्टनर्स कौन कौन हो सकते हैं, एलएलपी में पार्टनर्स कौन कौन सा होता है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले एलएलपी में भी आपका सेम कंडीशन, एलएलपी में आपका इंडिविजुअल पार्टनर हो सकता है, ठीक है, इंडिविजुअल पार्टनर हो सकता है, आपका बॉडी कॉर्पोरेट हो सकता है, ठीक है, बॉडी कॉर्पोरेट हो सकता है, ठीक है, एंड ठीक है, ये दोनों लोग हो सकते हैं, मतलब दो ही बेसिकली होते ही हैं, ठीक है। तो बॉडी कॉर्पोरेट भी हो सकता है और इंडिविजुअल भी हो सकता है, ठीक है। तो इंडिविजुअल ही रहेगा, ठीक है। बट बॉडी कॉर्पोरेट में क्या है, देखो बॉडी कॉर्पोरेट में एक तो कंपनी हो सकती है, ठीक है, कंपनी हो सकती है, वो इंडियन कंपनी हो या फॉरेन कंपनी, दोनों ही क्या हो सकती है, पार्टनर्स बन सकती हैं एलएलपी में, ठीक है। उसी तरह हमारा जो एलएलपी है वो भी तो बॉडी कॉर्पोरेट है ना, एलएलपी है वो भी बॉडी कॉर्पोरेट है, मतलब एक एलएलपी दूसरे एलएलपी में पार्टनर्स बन सकती है। सपोज एक है ललित एलएलपी, ललित कुमार एलएलपी के नाम से है, ललित इंफ्रास्ट्रक्चर एलएलपी, ठीक है, ये एक एलएलपी है, ठीक है, ललित इंफ्रास्ट्रक्चर एलएलपी। और ठीक है, सपोज कीजिए मैं ओपन कर रहा हूँ सार्थक इंफ्रास्ट्रक्चर एलएलपी, सार्थक लिमिटेड, मैं लिख लेता हूँ सार्थक, सार्थक शुक्ला एलएलपी लिख लेता हूँ, ठीक है, अपनी कंपनी का नाम, ठीक है, रखा, ठीक है। तो अब मेरी एलएलपी में, इस एलएलपी में मैं इंडिविजुअल हो सकता हूँ और दो दो चाहिए कम से कम, ठीक है। तो मैं जो दूसरा है वो ललित इंफ्रास्ट्रक्चर एलएलपी भी हो सकती है, ठीक है। जरूरी नहीं कि इंडिविजुअल हो, मतलब कि एक एलएलपी के अंदर एक एलएलपी पार्टनरशिप में आ सकती है, और वो एलएलपी ही नहीं, एक फॉरेन एलएलपी भी आ सकती है एलएलपी में पार्टनरशिप का। क्लियर यहाँ तक, ठीक है। अब हु कैन नॉट बिकम अ पार्टनर, अब तो ऐसा कौन कौन है जो कि पार्टनर नहीं बन सकता है इसमें, एलएलपी में, एलएलपी में पार्टनर्स कौन नहीं बन सकता है एलएलपी में, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉर्पोरेट सेल, कॉर्पोरेशन सोल वो नहीं हो सकता, कॉर्पोरेटिव सोल वो नहीं हो सकता, एनी अदर नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट, जितने भी ये लोग हैं वो लोग नहीं हो सकते हैं, ठीक है गाइस। तो एक बार रीड करते हैं, सेक्शन 5 प्रोवाइड्स दैट द एनी इंडिविजुअल और बॉडी कॉर्पोरेट मे बी अ पार्टनर इन एलएलपी। मैंने सबसे पहले आपको यही बताया था कि कोई भी इंडिविजुअल या कोई भी कॉर्पोरेट बॉडी एलएलपी में पार्टनर हो सकती है, ठीक है, क्लियर यहाँ तक। उसके बाद द एक्सप्रेशन बॉडी कॉर्पोरेट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2, मतलब वही कि बॉडी कॉर्पोरेट में सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट, ऑफ द एक्ट ऑफ एज अ कंपनी डिफाइंड, ठीक है। सेक्शन 3 ऑफ द कंपनीज 1956 इंक्लूडेड, अनलिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप रजिस्टर्ड अंडर द एक्ट होनी चाहिए, ठीक है। अनलिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड ऑफ इंडिया वो भी हो सकती है, बता दिया मैंने। अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, यानी कि देखिए इसका मतलब कि अनलिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप रजिस्टर्ड अंडर, यानी कि एक एलएलपी भी हो सकती है, एलएलपी की पार्टनरशिप, और एक आउट ऑफ इंडिया मतलब कि फॉरेन एलएलपी भी क्या हो सकती है, पार्टनर, ठीक है। उसी तरह से अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड ऑफ इंडिया वो भी एलएलपी हो सकती है, और कॉर्पोरेट ऑफ इंडिया तो हो ही सकती है, ठीक है। बट डज नॉट इंक्लूड, मैंने आपको बताया कि अ कॉर्पोरेशन सोल नहीं हो सकता है, अ कॉर्पोरेटिव सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर दिस, अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स वो नहीं हो सकते हैं, एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट नॉट बीइंग अ कंपनी और एलएलपी which the central government may by notification in the official gazette specify in this भी, आप मतलब ऐसी कोई भी फॉर्म या ऐसी कोई भी कंपनी जो कि गवर्नमेंट के थ्रू वो रखी है, मतलब ऑर्गेनाइज नोटिफाई हो रखी है कि ये नहीं हो सकती है, ठीक है। लाइक आपका कोई फ्रॉडुलेंट कंपनी थी, वो आपको उसमें ज्वाइन होना चाहते, तो गवर्नमेंट के अगेंस्ट है, वो नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ तक क्लियर, क्लियर, ओके। अब बात करते हैं कि इसमें जो इंडिविजुअल है,
अब बात करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। एन इंडिविजुअल शैल नॉट बी कैपेबल टू बिकम अ पार्टनर ऑफ एलएलपी। एक इंडिविजुअल जो है, एक इंडिविजुअल जो है वो कब पार्टनर नहीं बन सकता है एलएलपी में। एक इंडिविजुअल जो है वो कब एलएलपी में पार्टनर नहीं बन सकता है, कब नहीं बन सकता। फर्स्ट ऑफ ऑल वो एडजस्ट पर्सन हो, एडजस्ट इंसॉल्वेंट हो, ठीक है, कि एडजस्ट इंसॉल्वेंट हो। दूसरा एडजस्ट अनसाउंड माइंड हो, मतलब कि उसका अनसाउंड माइंड पागल पागल कर दिया, पागल हो, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर इंसॉल्वेंसी इज फिल्ड एंड एप्लीकेशन इज पेंडिंग। मतलब तो पहली चीज तो कि वो एस जज हो गया, उसको इंसॉल्वेंट घोषित कर दिया, इंसॉल्वेंट उसको डिक्लेयर कर दिया गवर्नमेंट ने, कोर्ट ने उसको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया। वो तो इंसॉल्वेंट तो कोई भी नहीं करेगा इंसॉल्वेंट के साथ बिजनेस, ठीक है, तो वो नहीं बन सकता। दूसरा एस जज अनसाउंड माइंड, वो पागल है, उसको क्या पता चलेगा कि बिजनेस में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, तो अनसाउंड माइंड कभी नहीं बन सकता, ठीक है। दूसरा तीसरा सॉरी थर्ड, कि उसने क्या किया, इंसॉल्वेंसी के लिए फाइल किया है, फिल्ड किया है एप्लीकेशन, बट एप्लीकेशन जो है वो पेंडिंग है, अभी क्लियर नहीं किया गया, उसको डिक्लेयर नहीं किया गया, तो वो भी पार्टनर नहीं बन सकता है। कौन कौन नहीं बन सकता, एज जज इंसॉल्वेंट, एज जज अनसाउंड माइंड एंड एप्लीकेशन फॉर इंसॉल्वेंसी इज फिल्ड एंड एप्लीकेशन इज पेंडिंग, ठीक है। तो वही देखते हैं। इट हैज बीन फाउंड टू बी अनसाउंड माइंड, कोर्ट एंड कंप्लीटेड जुडिफिकेशन एट द फाइंडिंग इज इन फोर्स, ठीक है, मतलब वही कि जो कि अनसाउंड माइंड हो, एज जज अनसाउंड माइंड हो। दूसरा अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट हो, ठीक है, एंड ही हैज अप्लाइड टू एज जज इंसॉल्वेंट एंड हिज एप्लीकेशन इज पेंडिंग। क्लियर गाइस, यहाँ तक आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आई होप यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया होगा, हो गया होगा। सेक्शन 6 हम पढ़ ही चुके हैं, सेक्शन 6 सब सेक्शन 2 पढ़ चुके हैं, सेक्शन 7 पढ़ चुके हैं, ये पढ़ चुके हैं, ये भी पढ़ चुके हैं हम लोग, ये भी हो चुका है क्लियर, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, पनिशमेंट हम कर चुके हैं। अब आते हैं इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी। किस पे बात करते हैं, इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी। किस पे बात करेंगे हम, इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी। किस पे, इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी। किस पे, इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी। तो बात करते हैं इनकॉर्पोरेशन मतलब क्या होता है। इनकॉर्पोरेशन मतलब कि किसी भी कंपनी को रजिस्टर्ड करवाना, मतलब एलएलपी यानी कि इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी मतलब कि एलएलपी को हम एलएलपी का रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। क्या करवाएंगे गाइस, रजिस्ट्रेशन। तो सबसे पहले क्या लिखा है, द इनकॉर्पोरेशन ऑफ एन एलएलपी इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप्स। क्या, 3 स्टेप्स दिए हुए हैं, रिजर्वेशन ऑफ नेम, सबमिशन ऑफ इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट विद रजिस्ट्रार एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ एलएलपी। 3 स्टेप्स कौन से हैं, रिजर्वेशन ऑफ द नेम, सबमिशन ऑफ इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट विद रजिस्ट्रार एंड द रजिस्ट्रेशन ऑफ एलएलपी, ठीक है। तो इसके बारे में आपको थोड़ा बहुत बताना चाहिए। आपको 3 फॉर्म फिलअप करने होते हैं। देखो सबसे पहले तो अभी क्या हुआ है कि फॉर्म चेंज कर दिए गए, ठीक है, अभी क्या हुआ, फॉर्म चेंज कर दिए गए। पहले जो 3 फॉर्म हुआ करते थे, उस फॉर्म नंबर 1 होता था, फॉर्म नंबर 1, फॉर्म नंबर 2 और फॉर्म नंबर 3, ठीक है। तो जो फॉर्म नंबर 1 होता था हमारा, कौन सा, फॉर्म नंबर 1 वो होता था हमारा नेम अप्रूवल के लिए, कि पहले उस फॉर्म को फिलअप करो, नेम अप्रूवल आएगा, ठीक है, देन आप आगे सेकंड स्टेप की तरफ जा सकते हो। तो सेकंड स्टेप जो हमारा होता था वो होता था इनकॉर्पोरेशन के लिए, सेकंड फॉर्म होता था जो इनकॉर्पोरेशन के लिए होता था, ठीक है। एंड थर्ड फॉर्म जो था वो था एलएलपी एग्रीमेंट, ठीक है। अब क्या किया गया, अभी करंट में क्या है, एलएलपी में, एलएलपी जो हमारा इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी, उसके जो तीनों फॉर्म थे उनके नाम क्या हो गए हैं, चेंज हो गए हैं। नाम क्या हो गए हैं, चेंज हो गए हैं, ठीक है। तो अभी नाम जो हमारा फॉर्म नंबर 1 था उसका नाम रख दिया गया है रन एलएलपी। क्या नाम रखा गया है, रन एलएलपी, ठीक है। और जो हमारा फॉर्म नंबर 2 था, फॉर्म नंबर 2 को क्या बोला गया है, फिलिप। क्या बोला गया है, फिलिप, ठीक है। और जो हमारा फॉर्म नंबर 3 था वो आज भी फॉर्म नंबर 3 के नाम से ही जाना जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एग्रीमेंट, ठीक है। तो रन एलएलपी का फुल फॉर्म है रन एलएलपी का फुल फॉर्म है रिजर्व यूनिक नेम, रिजर्व यूनिक नेम, ठीक है। क्या नाम है, रिजर्व यूनिक नेम, ठीक है। और फिलिप का फॉर्म फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। क्या नाम है फिलिप का फुल फॉर्म, फॉर्म फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, ठीक है। एंड थर्ड जो हमारा एलएलपी एग्रीमेंट, फॉर्म नंबर 3। अब मैं एक काम करता हूँ, आपको इसके गूगल पे लेके चलता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ कि जो इसका वो है एलएलपी का एमसीए का वेबसाइट, उस पर आपको फिलिप का और उसका एलएलपी दिखाता हूँ कि क्या है। जस्ट होल्ड ऑन, एक सेकंड, जस्ट होल्ड ऑन, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे दिया हुआ है एलएलपी। देखिए दिया हुआ है एलएलपी एक्ट 2008। जस्ट अ सेकंड, मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकंड, माय सर्विस से देखिए सबसे पहले क्या हमारा रन एलएलपी, क्या दिया हुआ है, रन एलएलपी, रिजर्व यूनिक नेम, रिजर्व यूनिक नेम, ठीक है। क्या दिया हुआ है, रन
LLP यानी कि रिजर्व यूनिक नेम, ठीक है। आपको ये हमारा क्या हुआ करता था, फॉर्म नंबर 1 हुआ करता था, जिसमें कि आपको क्या करना होता था, अपना नेम अप्रूव करवाना पड़ता, तो यहाँ पे रिजर्व करना पड़ता अपना रिजर्व यूनिक नेम, ठीक है। दूसरा हमारा क्या है, दूसरा हमारा फॉर्म नंबर 2 कहाँ है, फॉर्म नंबर 2 दिखाता हूँ, जस्ट होल्ड ऑन, आपको फॉर्म नंबर 2 दिखाता हूँ, एक सेकंड। LLP फॉर्म्स, एक सेकंड क्या है, एक सेकंड आपको, एक सेकंड आपको होल्ड ऑन, मैं आपको दिखाता हूँ फॉर्म LLP का। फॉर्म नंबर 2 फिलिप फिलिप फिलिप, ये रहा, फिलिप फिलिप फॉर्म फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। इसमें क्या होता है, आपको ये होता है हमारा इनकॉर्पोरेशन के लिए होता है कि आपका फर्स्ट ऑफ ऑल आपको नेम अपना रिजर्व, अपना नेम रिजर्व करना है, नेम अप्रूवल लेना है, देन उसके बाद आपको इनकॉर्पोरेशन के लिए आपको भरना है, ठीक है। एंड उसके बाद हमारा जो थर्ड फॉर्म होता है वो होता है एग्रीमेंट फॉर्म। कौन सा होता है हमारा, एग्रीमेंट। अब देखो यहाँ पे फॉर्म नंबर 3, फॉर्म नंबर 3 ये रहा, इन्फॉर्मेशन विद द रिगार्ड ऑफ लायबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट एंड चेंजेस के लिए होता है। कौन सा, फॉर्म नंबर 3 होता है। कौन सा गाइस होता है, फॉर्म नंबर 3, ठीक है। तो इनकॉर्पोरेशन में क्या करना पड़ता है, रिजर्व ऑफ यूनिक नेम, सबमिशन ऑफ इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, रजिस्टर एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ LLP, ठीक है। क्या होता है, रजिस्ट्रेशन ऑफ LLP, ठीक है। आई होप सभी को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, ठीक है, क्लियर, डाउट, ओके, ठीक है। अब बात करते हैं हम सबसे पहले इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन, इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ LLP, ठीक है। सेक्शन 14, इफेक्ट ऑफ LLP ऑफ, इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ LLP, सेक्शन 14 कि जो हमारी LLP हो, जो मतलब रजिस्ट्रेशन हो जाएगा LLP, तो LLP क्या क्या कर सकती है और LLP के ऊपर क्या क्या हो सकता है, ठीक है। तो स्यू और बीइंग स्यूड, भाई वो किसी पे स्यू कर भी सकती है और खुद उसके ऊपर भी स्यू हो सकता है, मतलब कि वो किसी के ऊपर स्यू मतलब केस, वो किसी के ऊपर केस कर भी सकती है और उसके ऊपर कोई भी केस कर सकता है, वो भी किसी के ऊपर कर सकती है और उसके ऊपर भी कोई कर सकता है। तो स्यू और बीइंग स्यूड, ठीक है, पहला। दूसरा, ये प्रॉपर्टी मूवेबल, इमूवेबल, टेंजिबल और इंटेंजिबल, मतलब मूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी, टेंजिबल और इनटेंजिबल प्रॉपर्टी को क्या कर सकती है, एक्वायर भी कर सकती है, डिस्पोज भी कर सकती है और होल्ड भी कर सकती है। क्या कहे, एक LLP जो है वो किसी भी प्रॉपर्टी को, किसी प्रॉपर्टी को, फिर वो चाहे मूवेबल प्रॉपर्टी हो, इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, टेंजिबल हो, इनटेंजिबल हो, उसको एक्वायर कर सकती है, ठीक है, डिस्पोज कर सकती है एंड होल्ड कर सकती है। क्या कर सकती है, डिस्पोज, एक्वायर एंड होल्ड, ठीक है। और इसका प्रॉपर है कॉमन सील होगा, जैसे आपका कंपनी का एक प्रॉपर कॉमन सील होता है, उसी तरह इसका भी एक कॉमन सील होगा, ठीक है। एंड फोर्थ, एंजॉय एंड सफर व्हाट ऑल बॉडी कॉर्पोरेट कैन डू, इसको मतलब वही चीजें सारी इसको भी करनी पड़ेगी जो एक बॉडी कॉर्पोरेट को एंजॉय करनी होती है, सफर करनी पड़ती है, प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, वो इसको भी होंगी, ठीक है गाइस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं, सेक्शन 14 प्रोवाइड्स दैट ऑन रजिस्ट्रेशन LLP शैल बाय इट्स नेम कैपेबल ऑफ सुइंग और बीइंग सुड, मतलब वो स्यू, उसके ऊपर भी कोई स्यू कर सकता है और वो भी किसी के ऊपर स्यू कर सकती है, क्लियर। Acquiring, owning, holding, and developing of disposing of property whether movable, immovable, tangible और intangible। मैंने वही बताया कि कोई भी प्रॉपर्टी हो, चाहे मूवेबल हो, इमूवेबल हो, टेंजिबल हो, इनटेंजिबल हो, उस प्रॉपर्टी को ये एक्वायर कर सकती है, डिस्पोज कर सकती है और होल्ड कर सकती है, ठीक है। हैविंग अ कॉमन सील, उसका एक कॉमन सील होगा। डूइंग एंड सफरिंग सच अदर एक्ट्स एंड थिंग्स एज बॉडीज कॉर्पोरेट एंड may lawfully do and suffers, मतलब अदर जो बॉडी कॉर्पोरेट्स हैं, वो जो जिन प्रॉब्लम्स को सफर करती हैं, जो करती हैं, वो इसे भी करना पड़ेगा। आई होप यहाँ तक सभी को क्लियर, किसी को कोई डाउट, कोई क्वेरी तो अभी पूछो। डाउट है किसी को, किसी को कोई डाउट, डाउट 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 नहीं, पक्का 100% ना, कंफर्म, ओके। तो आगे बढ़े, पक्का आगे बढ़ते हैं, चलिए। एंड जो नोट डाउन करना चाहते हो नोट डाउन भी कर सकते हैं, हैंड टू हैंड कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि बुक से ही पढ़, देखो आपका जो बुक क्वेश्चन बेसिकली जो मॉड्यूल है ना, वो मॉड्यूल सबसे बेस्ट नोट्स है, क्योंकि जिसमें आपको दिया गया ना, वो इंस्टीट्यूट ने दिया, तो इंस्टीट्यूट जो है बेसिकली ऑल मोस्ट ऑफ ऑल इसी से आपसे क्वेश्चन पुट अप करेगा, तो आप मॉड्यूल से पढ़े वो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। बाकी आप नोट्स का रेफर, नोट्स पे रेफर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आपको नोट्स अगर पढ़ना चाहे तो नोट से पढ़ सकते हो, अदरवाइज मैं ये कहूंगा कि आप इसको मॉड्यूल से पढ़िए, मॉड्यूल से पढ़ने के बाद आप सेल्फ नोट प्रिपेयर कीजिए, क्या कीजिए, सेल्फ नोट प्रिपेयर कीजिए, ज्यादा बेटर रहेगा, बिकॉज आपकी खुद की लैंग्वेज होगी, खुद की अंडरस्टैंडिंग होगी, वो आपके लिए ज्यादा बेटर होगा, ठीक है।
तो एंड अदर अगर इसके अंदर आप बाहर से कैसे प्रेफर कर सकते हो, तो कोई इशू नहीं, आप बाहर से नोट प्रेफर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं अपने सबमिशन ऑफ इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट कि हमें डॉक्यूमेंट में हमें कौन कौन से सबमिशन ऑफ इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट कौन कौन से डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करने हैं। सबमिशन ऑफ इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, हमें इनकॉर्पोरेशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स देने हैं। ठीक है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें देने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि इसमें क्या बोला कि टू और मोर पर्सन एसोसिएटेड फॉर कैरिंग ऑन अ लॉफुल बिजनेस विद अ व्यू टू प्रॉफिट शैल सब्सक्राइब देयर नेम टू एन इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट। ठीक है, मतलब कि मिनिमम 2 मेंबर्स होने चाहिए आपके। ठीक है, द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट शैल बी इन एलएलपी फॉर्म नंबर फिलिप, मतलब आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे, जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे किस में आपके अटैच होंगे, फॉर्म नंबर 2, यानी कि फॉर्म नंबर, अब पहले फॉर्म नंबर 2 हुआ करता था बट अब उसको क्या बोलते हैं, फिलिप। क्या बोलते हैं गाइस, फिलिप। क्या बोलते हैं, फिलिप। ठीक है, तो पढ़ते हैं, देखते हैं क्या दिया। सेक्शन 11 सबसेक्शन 1 11 सबसेक्शन 11 सबसेक्शन 1 provides that two or more person associated for carrying a lawful business with a view to profit, मतलब कि कोई भी दो पर्सन एक एसोसिएट एक बिजनेस को कैरी करते हैं विद अ व्यू टू प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट मोटिव से भी। देखो बिजनेस करने का क्लियर भाई, बिजनेस जो मार्केट है उसमें क्लियर कर दिया, अगर कोई बिजनेस कर रहा है तो प्रॉफिट मोटिव से करेगा। कोई अगर चैरिटी करनी है तो उसके लिए आपको सोसाइटी दूसरे के लिए, अगर आपको सोसाइटी के लिए करना है, चैरिटी करना है, तो उसके लिए दूसरा एक्ट है, आप उसमें उसमें जाइए। ठीक है, चैरिटी में जाइए। आप बिजनेस प्रोफेशन में घुस रहे हो, बिजनेस प्रोफेशन में आप इन्वॉल्व हो, तो आप बेसिकली प्रॉफिट मोटिव से ही इन्वॉल्व हो रहे हो। चैरिटी के लिए जो है वो दूसरा सेक्शन है, दूसरा एक्ट है चैरिटी के लिए, आप वहां जाके आप कर सकते हो। ठीक है, तो with a view of business to profit shall subscribe their names to an incorporation document. The incorporation document shall be in form number 2 according to the section 11 subsection 12 the incorporation document shall। ठीक है, तो अभी फॉर्म नंबर 2 दिया हुआ है। ठीक है, आपके मॉड्यूल में जो दिया हुआ मॉड्यूल, पुराना मॉड्यूल दिया हुआ है, फॉर्म नंबर 2 दिया हुआ है। बाकी अभी जो आपको मैंने अभी हैंड टू हैंड दिखाया कि अभी क्या है फॉर्म नंबर का नाम, फॉर्म का नाम क्या है, देखिए फिलिप। क्या दिया नंबर, फॉर्म का नंबर, फॉर्म का नाम फिलिप। फॉर्म फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, यानी कि फिलिप। ठीक है, तो ये देखना था। अब आगे पढ़ते हैं कि ऐसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको रिक्वायर्ड हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 11 सबसेक्शन 2 द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट शैल स्टेट ऑफ द नेम आपका होना चाहिए। ठीक है, आपका एलएलपी का नाम होना चाहिए सबसे पहले, उसमें नंबर 1 आपका एलएलपी का नेम होना चाहिए, स्टेट द नेम ऑफ द एलएलपी होना चाहिए। ठीक है, स्टेट द प्रपोज्ड बिजनेस, आपका बिजनेस क्या है, मतलब जो एलएलपी कर रहे हो बिजनेस क्या बिजनेस करने वाली वो होना चाहिए। स्टेट द एड्रेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस, आपको जो एलएलपी उसका रजिस्टर, अब भाई एक रजिस्टर्ड ऑफिस रखोगे ना, जिससे कि मतलब कोई भी हो, गवर्नमेंट हो, कोई भी पार्टी से कम्युनिकेट करे, तो रजिस्टर्ड ऑफिस होना चाहिए। ठीक है, तो रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस होना चाहिए। स्टेट द नेम एंड एड्रेस ऑफ ईच पर्सन, मतलब जितने भी आपके पार्टनर्स हैं उनका नाम, एड्रेस, डिटेल होनी चाहिए। तो क्या देगा, स्टेट द नेम एंड एड्रेस ऑफ ईच ऑफ पर्सन हु आर टू बी पार्टनर ऑफ द एलएलपी ऑन इनकॉर्पोरेशन। ठीक है, तो जितने भी पार्टनर्स हैं उन सभी का आपको एड्रेस और नाम देना होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, स्टेट द नेम एंड एड्रेस ऑफ द पर्सन हु आर टू बी डेसिग्नेटेड पार्टनर ऑफ द एलएलपी ऑन इनकॉर्पोरेशन। ठीक है, तो जो भी इनकॉर्पोरेशन के टाइम आप डेसिग्नेटेड पार्टनर डिसाइड करते हो, उसका आपको प्रॉपर नेम, प्रॉपर एड्रेस वो भी आपको प्रोवाइड करना है। ठीक है, और अगर बाद में भी करते हो आप, ठीक है, बाद में भी आप डेसिग्नेटेड तो भी आपको बाद में देना है, बट अगर एट द टाइम एग्रीमेंट करते हो तो आपको तो देना ही देना। अदरवाइज अगर आप इन केस कभी इन फ्यूचर आप इन प्रैक्टिस जाते हो और अगर आप कोई एलएलपी फॉर्म करवाते हो तो उस कंडीशन में आप हमेशा माइंड रखना कि एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट डेसिग्नेटेड पार्टनर जरूर रखना, बिकॉज उस केस में क्या होता है कि जो भी डेसिग्नेटेड पार्टनरशिप लायबिलिटी या ड्यूटीज होती है वो उसको मिल जाती है। अदरवाइज अगर नहीं करते तो सारे पार्टनर्स डेसिग्नेटेड पार्टनर हो जाएंगे। ठीक है, बाद में फिर आपको होगा। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि स्टेट द नेम एंड एड्रेस ऑफ द पर्सन हु आर टू बी डेसिग्नेटेड पार्टनर ऑफ द एलएलपी ऑन इनकॉर्पोरेशन, जितने भी डेसिग्नेटेड पार्टनर है एलएलपी के उनका नाम और एड्रेस होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, कंटेन सच अदर इन्फॉर्मेशन एज मे बी प्रेस्क्राइब, मतलब फॉर्म के अकॉर्डिंग जो भी प्रेस्क्राइब इन्फॉर्मेशन वो आपको देनी पड़ेगी। ठीक है गाइस, क्या देनी पड़ेगी, प्रेस्क्राइब एंड और साथ में आपको जो फी होगी, द फी पेएबल फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ एलएलपी डिटेल्स नाउ। ठीक है, तो जो भी फीस दी है, फीस आपकी दी, हर जगह की फीस अलग अलग है। तो गाइज आपने फीस को जो भी होगी वो प्रेस्क्राइब फीस होती है। ठीक है, तो प्रेस्क्राइब फीस होती है गवर्नमेंट, दिल्ली की अलग होगी, महाराष्ट्र की अलग होगी, मध्य प्रदेश की अलग होगी, यूपी की अलग होगी, तो हर जगह फीस अलग अलग होती है। वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आता है, वो अपने अकॉर्डिंग प्रेस्क्राइब करते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक
क्लियर? किसी को कोई डाउट, एनी क्वेरी? इफ हैव एनी क्वेरी प्लीज आस्क, इफ हैव एनी क्वेरी प्लीज आस्क, आई एम वेटिंग फॉर योर क्वेरीज। ओके, एंड जो वर्चुअल में देखेंगे वो क्या कहते हैं, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यूट्यूब पे अपलोड होंगे ये लेक्चर्स, तो वो कमेंट बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। लेक्चर ज़्यादा बड़ा तो नहीं हो रहा आज का? नहीं, आगे बढ़ते हैं गाइस, बढ़ें। बढ़ें, ओके ओके, सो चलो बढ़ते हैं आगे, अब बहुत हो गया। ओके ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इनकॉर्पोरेशन बाय रजिस्ट्रेशन। इनकॉर्पोरेशन बाय रजिस्ट्रेशन, इनकॉर्पोरेशन बाय रजिस्ट्रेशन, इनकॉर्पोरेशन बाय रजिस्ट्रेशन, इनकॉर्पोरेशन बाय रजिस्ट्रेशन। देखो इसमें आपको पूरी डिटेल्स नहीं दी हुई है, बट मैं आपको इन माय हैंड पढ़ाता हूँ आपको क्या क्या देखो देना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, तो अगर आप, मैं आपको यहाँ से स्पीक करूंगा, मैं आपको यहाँ पे बोलूंगा, आपको नोट डाउन करना है, ठीक है? मैं जो बोल रहा हूँ आपको वो नोट डाउन करना है, ठीक है? तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट है रिटेन। आपको हेडिंग डालनी है रिटेन, ठीक है? रिटेन हेडिंग डालनी है एंड उसके नीचे लिखना है रिटेन। रिटेन डालिए, उसके नीचे हेडिंग लिखिए द रजिस्ट्रार शैल रिटेन द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट। जो रजिस्ट्रार है, जो रजिस्ट्रार ऑफ फर्म होगा, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी होगा, इसलिए बेसिकली एलएलपी तो कंपनी होगी, तो रजिस्ट्रार ऑफ आरओसी जो होगा, रजिस्ट्रार होगा, वो आपके डॉक्यूमेंट्स को रिटेन कर सकता है। क्या कर सकता है? रिटेन कर सकता है, ठीक है? तो रिटेन द रजिस्ट्रार शैल रिटेन द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट। देखिए ये जो मैं जो ये है ना इनकॉर्पोरेशन और इनकॉर्पोरेशन बाय रजिस्ट्रेशन, ये एक नॉर्मल रीडिंग, ठीक है? इसमें कोई कंसेप्चुअल, ये जो टॉपिक है, ये कोई कंसेप्चुअल समझने का टॉपिक नहीं, को जस्ट रीड करना है एंड जस्ट फॉर नॉलेज है, ठीक है? इसको कोई याद रखने वाली, समझने वाली चीज नहीं है, ठीक है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिटेन, तो नीचे लिखिए द रजिस्ट्रार शैल रिटेन द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, ठीक है? उसके बाद सेकंड पॉइंट लेगा, उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या? इशू शर्ट, सेकंड हेडिंग, हेडिंग नंबर 2, इशू सर्टिफिकेट। सेकंड हेडिंग इशू सर्टिफिकेट, क्या करेगा? सभी डॉक्यूमेंट्स के लेगा, रिटेन करेगा, उसके बाद क्या करेगा? सर्टिफिकेट इशू करेगा। तो सर्टिफिकेट इशू सर्टिफिकेट में लिखिए नीचे, he shall issue certificate, he shall issue certificate within a period of 14 days, within a period of 14 days, मतलब कि रिटेन ऑफ डॉक्यूमेंट्स के बाद 14 दिनों यानी 14 डेज के अंदर अंदर आपको सर्टिफिकेट इशू करेगा, ठीक है? अब उसी के अंदर ए पॉइंट लिखिए रजिस्ट्रार द कॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, ठीक है? रजिस्टर द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, ठीक है? वो सभी इनकॉर्पोरेशन रजिस्टर को रजिस्टर करेगा, ठीक है? बी, give a certificate that a LLP is incorporated by the name of specified therein. Give a certificate, give a certificate that the LLP is, that the LLP is incorporated by the, that the LLP is incorporated by the name of the specified therein. Name of the specified therein मतलब कि एक आपको सर्टिफिकेट इशू करेगा और उसमें लिखेगा कि ये कंपनी जो है, ये एलएलपी जो है, इस स्पेसिफाइड नाम से इनकॉर्पोरेट हो चुकी है, ठीक है? ओके, थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट सर्टिफिकेट बाय प्रोफेशनल्स, सर्टिफिकेट बाय प्रोफेशनल्स, थर्ड हेडिंग सर्टिफिकेट बाय प्रोफेशनल्स, ठीक है? सर्टिफिकेट बाय प्रोफेशनल्स, तो उसमें नीचे लिखिए स्टेटमेंट फर्निश्ड बाय अ, statement furnished by a professionals engaged in the formation of LLP. Statement furnished by a professional engaged in the formation of LLP will be considered sufficient, will be considered sufficient that the requirement imposed, that the requirement imposed has been complied with. The requirement imposed has been complied with. अब इसका मतलब क्या है? सर्टिफिकेट बाय प्रोफेशनल, तो देखो जो सीए है, सीएस या एडवोकेट है, अगर उसने उसको फर्निश किया है, उसके
उसने उसको चेक करके उसने फिलअप किया है, उसने फर्निश किया, उसके उसका स्टैम्प है, उसका सिग्नेचर है, तो उस केस में जो रजिस्ट्रार होगा वो क्या करेगा, उसी को करेक्ट मानकर उसको वेरीफाई नहीं करेगा, उसको डायरेक्ट इनकॉर्पोरेट कर देगा, बिकॉज वो एक प्रोफेशनल कर रहा है। कौन कर रहा है? वो प्रोफेशनल कर रहा है, ठीक है। तो उस केस में लाइक आपका सीए, वो भी सीए, सीएमए, सीएस प्रैक्टिस जो है वो लोग कर सकते हैं। क्लियर? ओके। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट हमारा जो नेक्स्ट हेडिंग है वो है फोर्थ हेडिंग, साइंड बाय रजिस्ट्रार। साइंड बाय रजिस्ट्रार, फोर्थ पॉइंट लिखिए, साइंड बाय रजिस्ट्रार, ठीक है। तो उसके नीचे लिखिए उसकी, द सर्टिफिकेट शैल बी, द सर्टिफिकेट शैल बी signed by the registrar, signed by the registrar and authenticated by his office, and authenticated by his office। इट मीन्स कि जो आपका सर्टिफिकेट होगा वो रजिस्ट्रार से साइंड होगा, ठीक है। उसका जो रजिस्ट्रार होगा उस पर प्रॉपर स्टैंप लगी होगी, प्रॉपर सभी कुछ मेंशन होगा, एंड उस पर रजिस्ट्रार के साइंड होंगे, एंड ऑथेंटिकेट होगा बाय हिज ऑफिस। उसमें भी ऑथेंटिक, वहां पे भी रजिस्टर्ड होगा, वहां पे भी आपका जो एक रजिस्टर में चढ़ाया जाएगा, प्रॉपर उसका एविडेंस रखा जाएगी आपको, हाँ ये सर्टिफिकेट इसको इशू किया गया है, ठीक है गाइस। क्लियर हो गया? ओके। फिफ्थ पॉइंट, फिफ्थ हेडिंग, कंक्लूसिव एविडेंस। कंक्लूसिव एविडेंस, थर्ड फिफ्थ पॉइंट हमारा क्या है? कंक्लूसिव एविडेंस। तो इसके नीचे लिखिए, सर्टिफिकेट इज द कंक्लूसिव एविडेंस, सर्टिफिकेट इज द conclusive evidence that the LLP is, that the LLP is incorporated by the, that the LLP is incorporated by the name of specified therein, incorporated by the name of specified therein। it means कि conclusive evidence मतलब कि जो हमारा सर्टिफिकेट है वो conclusive evidence है भाई, वो एविडेंस है कि हाँ ये कंपनी या ये एलएलपी इनकॉर्पोरेटेड है, ठीक है। अगर सपोज आपने एलएलपी इनकॉर्पोरेटेड, बड़े पास कोई सर्टिफिकेट नहीं, तो कोई कैसे यकीन करेगा, कोई कैसे बिलीव करेगा कि नहीं ये एलएलपी है, ये एलएलपी क्या कहते हैं, है भी ये या नहीं है, कोई कैसे बिलीव करेगा आप पे, या ये एलएलपी जो एग्जिस्ट करती भी है या नहीं करती, बस नाम के लिए, तो कंक्लूसिव एविडेंस है, ठीक है। अगर इन केस कल कोई आपके ऊपर इश्यू भी करता है तो उस केस में भी आपका ये एक प्रॉपर एविडेंस माना जाएगा, माना जाता है, सॉरी, ठीक है। ओके, सो हो गया कंक्लूसिव एविडेंस। अब बढ़ते हैं अपने सिक्स्थ पॉइंट, सिक्स्थ हेडिंग, नंबर 6 हेडिंग, रजिस्टर ऑफ एलएलपी, रजिस्टर ऑफ एलएलपी, ठीक है। तो इसमें लिखिए, द रजिस्ट्रार सेल, the registrar shall maintain a register, the registrar shall maintain a register of LLP, the registrar shall maintain a register of LLP in which the name of LLP shall be entered, in which the name of LLPs shall be entered, in which the name of LLPs shall be entered। It means कि एक जो रजिस्ट्रार होगा, रजिस्टर आरओसी होगा, वो क्या करेगा, एक रजिस्टर मेंटेन करेगा जिसमें सभी एलएलपी के नाम होंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, मतलब उस रजिस्टर को मेंटेन करके रखा है, जिसमें आपके एलएलपी का नाम होगा, पार्टनर्स के नाम होंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन होगा, मतलब सारा कुछ उसमें मेंशन होगा, वो उस रजिस्टर को मेंटेन करेगा, ठीक है। एंड 7 एंड द लास्ट हेडिंग, एलएलपी आइडेंटिफिकेशन नंबर। क्या है गाइस? एलएलपी आइडेंटिफिकेशन नंबर क्या है गाइस? एलएलपी आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो लिखिए इसके नीचे, every LLP registered, every LLP registered shall be assigned a LLP, every LLP registered shall be assigned a LLP identification number, जिसको हम एक ब्रैकेट बनाइए, इसमें लिखते हैं LLPIN, शॉर्ट फॉर्म LLPIN, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप आइडेंटिफिकेशन नंबर, इन वन कंक्लूसिव सीरीज, एक कंक्लूसिव सीरीज होगी उसमें वो दिया होगा, ठीक है। तो ये था पूरा इस पूरे उसका मतलब, ठीक है। अब एक बार इसको रीड करते हैं प्रॉपर कि इसमें क्या दिया हुआ है, तो देखते हैं। सेक्शन 12 सेक्शन प्रोवाइड्स that when the requirements have been compiled the registrar shall retain the incorporation document। सबसे पहला पॉइंट हमने यही लिखा था कि retain the document if the requirements have been completed with, he shall within a period of 14 days, he shall within a period of 14 days registrar the incorporation document, ठीक है, give a certificate that LLP is incorporated। दूसरा पॉइंट हमने क्या लिखा था, सर्टिफिकेट इशू करेगा कितने दिनों में? 14 डेज में। सेकंड पॉइंट क्लियर हो गया। The registrar may accept the statement furnished by a professional engaged in the formation of the LLP।
एज अ सफिशिएंट एविडेंस। वही थर्ड पॉइंट हमने क्या पढ़ा था, सर्टिफिकेट बाय प्रोफेशनल। क्लियर कि अगर फंड अगर किसी प्रोफेशनल सी एस सी एम एस सी एस ने इन प्रैक्टिस में अगर उसने उसको फंडिश करके दिया है तो वो सफिशिएंट माना जाएगा। ठीक है, एविडेंस दैट द रिक्वायरमेंट पोस्ट बिन कंपाइल्ड विद, फिर उससे आगे द सर्टिफिकेट शैल बी साइंड बाय रजिस्ट्रार। आगे पढ़ा था हमने साइंड बाय रजिस्ट्रार होना चाहिए एंड ऑथेंटिकेटेड बाय हिज ऑफिस। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया था। द सर्टिफिकेट इज कंक्लूसिव एविडेंस, ये भी पढ़ लिया हमने। क्लियर एंड कंक्लूजन दैट द एलएलपी इज इनकॉर्पोरेटेड बाय द नेम ऑफ स्पेसिफाइड देयर। ठीक है, इसके बाद नो एलएलपी शैल बी रजिस्टर्ड बाय अ नेम व्हिच इज ओपिनियन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। सीधी सी बात है, कोई भी अनडिजायरेबल नहीं होना चाहिए कि मतलब लाइक अनडिजायरेबल नहीं होना चाहिए, इट मींस कि किसी से मतलब अनडिजायरेबल समझ रहे हो कि डिजायरेबल होना चाहिए नाम। ठीक है, और आइडेंटिकल और टू नियरली रिसेंबल नहीं होना चाहिए। ठीक है, किसी के नाम से मिलता जुलता, लाइक किसी का ट्रेडमार्क है। ठीक है, ट्रेडमार्क नहीं होना चाहिए, तो ट्रेडमार्क के लिए आपका एक्ट के लिए दिया, ट्रेडमार्क एक्ट दिया हुआ। ठीक है, 1999। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया सभी का। ओके, तो एक बार फिर से हम एक बार रिवाइज करते हैं, देखते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। आज हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने पढ़ा लाइबिलिटीज ऑफ डेसिग्नेटेड पार्टनर, पार्टनर्स की लाइबिलिटीज क्या होती हैं। ठीक है, फिर हमने पेनल्टीज पढ़ी थी कि पेनल्टीज क्या होती हैं। फिर हु बिकम पार्टनर इन एलएलपी, डेसिग्नेटेड पार्टनर हु बिकम पार्टनर इन एलएलपी। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था कि इंडिविजुअल कब एलिजिबल है, कब एलिजिबल नहीं है। फिर हमने रजिस्ट्रेशन ऑफ एलएलपी पढ़ा था, उसमें 3 फॉर्म होते हैं, फॉर्म नंबर 1, फॉर्म नंबर 2, फॉर्म नंबर 3। जो पहले हुआ करता था फॉर्म नंबर, उसका होता था नेम अप्रूवल, बाद फिर उसका होता था सेकंड फॉर्म होता था इनकॉर्पोरेशन, थर्ड फॉर्म होता था एग्रीमेंट। अभी क्या हुआ, चेंज हो गए, फर्स्ट फॉर्म कर दिया है रन एलएलपी यानी कि रिजर्व यूनिक नेम। सेकंड फॉर्म क्या हो गया, फॉर्म नंबर 2 फिलिप भर दिया, फिलिप कर बोलते हैं उसको, फॉर्म फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, एंड फॉर्म नंबर 3 एग्रीमेंट। ठीक है, फिर हमने देखा था इफेक्ट क्या होते हैं, तो स्यू और बीइंग स्यूड, प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी, टेंजिबल इंटेंजिबल, एक्वायर, डिस्पोज एंड होल्ड कर सकती है कॉमन सील। ठीक है, ये सब पढ़ा हमने। उसके बाद फिर हम सबमिशन पढ़ा था, सबमिशन सबमिशन टू और मोर पर्सन सबमिट करते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं और एक एलएलपी फॉर्म करते हैं। और एलएलपी फॉर्म करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड बनते होते हैं, नेम ऑफ द एलएलपी, पर्पस ऑफ एलएलपी, प्रपोज्ड बिजनेस क्या है आपका। ठीक है, एड्रेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस, नेम ऑफ द पार्टनर्स एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स, डेसिग्नेटेड का पार्टनर और डेसिग्नेटेड पार्टनर्स का नेम और एड्रेस। ठीक है, और अदर documents या other information as may be prescribed by the state government। ठीक है, उसके बाद फिर हमने पढ़ा था इनकॉर्पोरेशन, अभी लास्ट में पढ़ा हमने फिर इनकॉर्पोरेशन बाय रजिस्ट्रेशन, सेक्शन 12 सबसेक्शन 1। चीज हमने पढ़ा रिटेन, इशू ऑफ सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट बाय प्रोफेशनल, साइंड बाय रजिस्ट्रार, कंक्लूसिव एविडेंस, रजिस्ट्रार ऑफ एलएलपी एंड एलएलपी आइडेंटिफिकेशन नंबर। यहाँ तक हमने पढ़ा। ठीक है, तो यह आज के लिए बस इतना ही देखने वाले हैं हम। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में कल कवर करेंगे हम। ठीक है, सो आई होप सभी को यहाँ तक समझ में आया होगा, एंड जिसको भी कोई डाउट है वो पूछ सकते हैं मेरे से भी। ठीक है, एंड हाँ, जो वर्चुअल में देखेंगे, वर्चुअल वालों, आप वर्चुअल में जो देखेंगे उनकी तो बात अलग है, अदरवाइज जो यूट्यूब पे भी, ये यूट्यूब पे अपलोड होगा, तो जो इसको यूट्यूब पे देखेगा वो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है, अपने क्वेश्चंस पुट अप कर सकता है, जो भी उसके डाउट्स हैं। अदरवाइज इंस्टाग्राम पे, इंस्टा पे डीएम करके पूछ सकता है। एंड बस दो ही रास्ते हैं आप लोगों के पास, यूट्यूब वालों और उनके लिए। तो आप लोग जिस भी तरीके से आपको कंफर्टेबल हो तो आप आस्क पूछ सकते हैं। अदरवाइज आई होप किसी को कोई डाउट नहीं होगा, क्योंकि इजी चैप्टर है, इतना कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर फिर भी कोई डाउट होता है, इन दैट केस कोई डाउट होता है फिर भी, तो यू कैन आस्क मी एंड आई विल गिव द आंसर। ठीक है, सो हो गया, ओके फाइन। सो थैंक यू, टाटा बाय बाय, मिलते हैं हम नेक्स्ट